हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल यूट्यूब स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी के बारे में। इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, है ना। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ जो है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अज्ञे जी एक कवि थे, शैलीकार थे तथा कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार थे, है ना। ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में इन्हें जाना जाता है और प्रयोगवाद के ये प्रवर्तक थे, ठीक है। और सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जो है इनका उपनाम है। तो उपनाम जो इनका पड़ा था, तो किस कारण से पड़ा था ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कुशीनगर में हुआ था। 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कुशीनगर में हुआ था। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि कुशीनगर की जगह कसिया लिखा हुआ होता है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, कुशीनगर या कसिया। इनके पिता का नाम है हीरानंद वासन अज्ञे। कहीं कहीं पे इनके पिता के नाम के बारे में आपको देखने को ये भी मिलेगा कि इनके पिता का नाम रहता है पंडित हीरानंद शास्त्री। पंडित हीरानंद शास्त्री, पंडित यहाँ पे छूट गया है तो पंडित मैं लिख देती हूँ, पंडित हीरानंद शास्त्री। और वासन की जगह पे यहाँ पे शास्त्री लिखा हुआ रहता है, पंडित हीरानंद शास्त्री। इनकी माता का नाम वैंती देवी था। और अज्ञे जी का शैशव काल, तो अज्ञे जी का शैशव काल के बारे में, यानी इनकी बचपन की जो अवस्था थी वो लखनऊ में बीता था। लखनऊ के अलावा कहीं कहीं दिल्ली और मद्रास और बिहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि इनका जो बचपन का जो था समय, यानी बचपन जो इनका बीता था, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी मद्रास, कभी बिहार में बीता, लखनऊ के अलावा। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का जो नाम था सच्चा नाम था। बचपन का क्या नाम था? सच्चा नाम से जानते थे सब लोग इसके घर में। इनके पूर्वज जो हैं पंजाब प्रांत के भनोत शाश्वत ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है, वो मिलती है कि वे शाश्वत ब्राह्मण थे। अज्ञे जी की एक बहन और 2 भाई थे। अज्ञे जी की एक बहन थे और 2 भाई थे। बड़ी बहन थी सिलवंती, बड़ी जो थी वो बहन थी और उनका नाम था सिलवंती। और भाइयों में बड़े थे ब्रह्मानंद एवं जीवानंद। और हीरानंद जो नाम था यह अज्ञे जी का नाम था। और ये अज्ञे जी जो थे भाइयों में सबसे छोटे थे। अज्ञे जी ने अपनी रुचि के अनुसार संस्कृत, फारसी, इतिहास, विज्ञान का स्वतः अध्ययन किया था। अज्ञे जी ने क्या किया था? अपनी रुचि के अनुसार जो है संस्कृत में इन्हें रुचि थी, फारसी में भी रुचि थी, इतिहास में भी रुचि थी और विज्ञान में भी रुचि थी, जिसका इन्होंने स्वतः अध्ययन किया, खुद से अध्ययन किया, है ना। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में देखा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी इनके घर पे हुई थी। वो इसलिए भी हुई थी कि कहा जाता है कि इनके पिताजी का जो है ट्रांसफ़र होते रहता था, कभी वो मुंबई, कभी वो मद्रास जाते थे, तो कभी दिल्ली, तो कभी कश्मीर में रहे। तो इस कारण से जो है इनकी पढ़ाई जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो घर पे हुई, पिता की देखरेख में। एक पंडित से इन्होंने रामायण, रघुवंश और हितोपदेश तथा मौलवी से शेख सादी भी इन्होंने पढ़ा था। शिक्षा, जैसे कि शिक्षा के बारे में अभी मैं बताई आपको कि शिक्षा जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो हुई थी, घर पे हुई थी, लेकिन उसके बाद की जो पढ़ाई हुई थी इनकी सन 1925 ईस्वी में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हुए। 1925 में क्या किए थे? पंजाब से एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, वो पास किए तो उसके बाद क्या हुआ? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी करके 1927 ईस्वी में BSc करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। फिर उसके बाद क्या हुआ था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। वहाँ से इन्होंने विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर की, उसके बाद वो 1927 ईस्वी में क्या किए थे? BSc करने के लिए लाहौर गए। लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने और सन 1929 ईस्वी में BSc करने के बाद इन्होंने MA में एडमिशन लिया। और MA में जब इन्होंने एडमिशन लिया तो MA का जो इनका सब्जेक्ट जो था, जो विषय था, वो अंग्रेजी था। अंग्रेजी विषय से ये MA कर रहे थे और यहीं से कहा जाता है कि इनके क्रांतिकारी का जो जीवन है वह शुरुआत हो गया था जब ये MA कर रहे थे। और क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत में इन्होंने जो है कई बार ऐसे काम किए जिस काम के कारण जो है इन्हें जेल भी जाना पड़ा, कई वर्षों तक जेल में भी रहे। और इसी दौरान में जो है छात्र के दौरान में ही अध्यापन करते के समय जो है भगत सिंह के भी संपर्क में ये आए थे और उनके साथ ये क्रांतिकारी भी किए।
और इस वजह से जेल भी गए, कई बार ये जेल गए और बहुत दिन तक जेल में रहे भी, और जेल में भी रह के बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने की और इन्हें बहुत दिनों तक नज़रबंद भी रखा गया था, ऐसा देखने को मिलता है। काव्य यात्रा की शुरुआत, तो इनकी काव्य यात्रा की जो शुरुआत है वह शुरू हो जाता है वर्ष 1933 से। वर्ष 1933 में इन्होंने आरंभ की थी काव्य लिखना, कविता लिखना, और इनकी पहली कविता जो है लाहौर में अध्यापन करते समय, लाहौर में जब ये अध्यापन कर रहे थे, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने पहली कविता लिखी थी। और पहली कविता जो इनकी छपी थी वह छपी थी कॉलेज की एक पत्रिका में। कॉलेज से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उसी पत्रिका में इनका कविता छपा था, जिसकी पहली पंक्ति थी तेरी आंखों में क्या मद है। तेरी आंखों में क्या मद है, इनकी जो पहली कविता थी उसकी पहली पंक्ति थी तेरी आंखों में क्या मद है। वहाँ से आरंभ होकर जिसको लिखकर तेरे हाथ जोड़ रह जाता हूँ पर समाप्त होती है। उनकी जो पहली कविता थी उसकी पंक्ति थी और शुरुआत की पंक्ति थी तेरी आंखों में क्या मद है, और फिर लास्ट का जो समाप्त होता है जिसको लिखकर तेरे हाथ जोड़ रह जाता हूँ, वहाँ पे समाप्त हुई थी। अज्ञे जी की ये पहली कविता उनकी दूसरी काव्य कीर्ति चिंता जो है उसमें संकलित है। अज्ञे जी ने पहली कविता लिखा था अध्यापन के दौरान, तो वह जो कविता है अभी भी अगर आप चिंता काव्य कीर्ति पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, उसी में यह संकलित है, चिंता में। आरंभिक समय वे क्या कहते, रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और आप सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो गीतांजलि है उस पर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस गीतांजलि से अज्ञे जी इतना प्रभावित हुए थे कि वो रहस्यवादी गद्य गीत की रचना करने लगे थे, इतना अधिक प्रभावित हुए थे इस गीतांजलि से। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि से वे बहुत अधिक प्रभावित होकर रहस्यवादी गद्य गीत की रचना करने लगे थे। इनके क्रांतिकारी जीवन की जो अवधि थी 1929 से 1936 ईस्वी तक, 1929 से 1936 ईस्वी तक, जैसा कि भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि बीएससी करके अंग्रेजी में जब एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर जो है बम बनाते हुए पकड़े गए थे, और इसी दौरान जो है उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, और कुछ दिन जेल में भी रहे और कुछ दिन नज़रबंद भी इन्हें रखा गया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ को देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है जैसे कि है कविता संग्रह है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध संग्रह है, आलोचना है, संस्मरण है, डायरियाँ है, विचार गद्य है, नाटक है इत्यादि। ये सब इनकी क्या है, प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रचे हैं, कविता कहानी बहुत सारे लिखे हैं ये, जो कि बहुत ही प्रचलित है। तो कविता संग्रह देख लेते हैं। ये सिर्फ कविता संग्रह है और इन सभी कविता संग्रह में बहुत सारी कविताओं को संकलित किया गया है। ऐसे तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो देख लेते हैं कविता संग्रह कौन कौन सा है। तो पहला है भग्नदूत 1933 ईस्वी में जिसकी रचना हुई, दूसरा है चिंता 1942 ईस्वी में, तीसरा है इत्तलम 1946 ईस्वी में, चौथा है हरी घास पर क्षण भर 1957 ईस्वी में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी में, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार पे बताइए जल्दी से कौन सा इन्हें पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी में। इस पे भी इन्हें कौन सा पुरस्कार पाया था वो सब मैं बताऊंगी आगे, लेकिन अभी आप बताइए। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी में, और सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में। इसके अलावा है मैं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 ईस्वी में, महावृक्ष के नीचे 1970 ईस्वी में, नदी की बाँक पर छाया 1981 ईस्वी में, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स 1946 ईस्वी में अंग्रेजी में। ये रचना अंग्रेजी में लिखे थे। तो ये सब इनका काव्य संग्रह था। आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा मैं कैसे लिखूंगी, कैसे याद करूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लेंगे तो आपको पक्का याद ही हो जाएगा, है ना, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। कहानियाँ हैं इनकी बीप थगा 1937 ईस्वी में जिसकी रचना हुई थी, परंपरा 1944 ईस्वी में, कोठरी की बात 1945 ईस्वी में, शरणार्थी 1948 ईस्वी में, जयदोल 1951 ईस्वी में। अब है उपन्यास। उपन्यास है इनका शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो प्रथम भाग जिसे उत्थान के नाम से भी जाना जाता है 1941 ईस्वी में, द्वितीय भाग संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है 1944 ईस्वी में, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। तो ये सब इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिसकी रचना इन्होंने की है। अब है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद 1943 ईस्वी में,
एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में। ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है। ऐसे इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं सबसे क्वेश्चन कभी बार एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, यह जो है मैं खुद जब ये हाई स्कूल टेट का एग्ज़ाम दे रही थी तभी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अरे यायावर रहेगा याद यह क्या है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है या उपन्यास है। तो मुझे पता था कि ये यात्रा वृत्तांत है, तो मैंने बिल्कुल सही सही लगाया था। वैसे आप लोग भी अभी ये जान गए क्या है ये। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सही सही टिक लगा सकते हैं। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में, तो ये सब इनकी यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा है निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह है सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनिपद, आधुनिक साहित्य प्रदिश, आलबाला, तो ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। और उसके बाद है आलोचना भवंती 1971 ईस्वी में, अद्यतन 1971 ईस्वी में। जो भी इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन निकल के आ रहे थे सारा मैं इसमें नोट की हूँ। नाटक है इनका उत्तर प्रियदर्शी, और संपादित ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध संग्रह 1942 ईस्वी में, और तार सप्तक 1943 ईस्वी में कविता संग्रह है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में कविता संग्रह यह भी है। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में कविता संग्रह है। चौथा सप्तक 1969 ईस्वी में 79 ईस्वी में यह भी कविता संग्रह है। नए एकांकी 1952 ईस्वी में, और रूपाम्बरा 1960 ईस्वी में। ये सब इनके क्या थे, ये सब इनके संपादित ग्रंथ है। समग्र काव्य जो इनका संकलित हुआ था, समग्र काव्य, वह सदानीरा के नाम से 2 खंडों में संकलित हुआ था। सदानीरा के नाम से, ये याद रखिएगा। और वे वात्सल्य निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रह के संपादक भी रहे थे। ये क्या किए थे, वात्सल्य निधि से प्रकाशित जो आधा दर्जन निबंध संग्रह थे उनके ये संपादक भी रहे। अब देख लेते हैं इनके पुरस्कारों के बारे में। तो इनके पुरस्कारों के बारे में क्या है, तो इनके पुरस्कार जो थे कितनी नावों में कितनी बार इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस पे 1978 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, जिन्हें नहीं पता होगा वही कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको अगर पता होगा तो आप बिल्कुल सही सही टिक लगाएंगे। तो कितनी नावों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस पे, यह भी एक कविता संग्रह है। और आंगन के पार द्वार पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 ईस्वी में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसपे मिला था आंगन के पार द्वार पे, तो इसमें जो है ना 3 कविताएं संकलित थी, अंतःसशीला और चक्रांत शिशिला और असाध्य बिना। असाध्य बिना जो है एमए के सिलेबस में है, ये बहुत ही अच्छा कविता है। ये तीनों कविताएं जो इनमें संकलित हुई थी। पुरस्कार के बारे में जान लिए हैं। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, नई दिल्ली में हुई थी इनकी मृत्यु। 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जान लेते हैं कि अज्ञेय इनका नाम कैसे पड़ा। अज्ञेय इनका जो है उपनाम है, ऐसे इनका नाम जो है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन ही है, लेकिन अज्ञेय जो है इनका उपनाम है। तो हम लोग जानते हैं कि इनका उपनाम कैसे पड़ा। तो उपनाम पड़ा ऐसे कि जब ये जेल में थे ना तो बहुत सारी कहानियाँ ये लिखे थे। तो जैनेन्द्र ने उनकी कुछ कहानियों को क्या किए थे, वो प्रेमचंद्र के पास छपने के लिए भेज दिए थे। प्रेमचंद्र के पास इसलिए कि तभी जो है ना प्रेमचंद्र जागरण निकालना शुरू ही किए थे। जागरण जो है एक वो निकालना, जागरण पत्रिका है, वह निकालना शुरू किए थे। तो जैनेन्द्र कुमार क्या किए थे, उनकी कहानियों को प्रेमचंद्र के पास छपने के लिए भेजे। और उनकी मतलब उतनी सारी कहानियों में एक कहानी जो है छपने के लिए मतलब चुनी गई। तो अब ये था उनके साथ कि वो जेल में थे उस टाइम, और जेल में थे तो ये सवाल खड़ा हुआ था सभी के बीच कि वो जेल में है तो उनके सही नाम से, उनके यानी कि जो उनका रियल नाम है उस नाम से अगर कविताओं को छापा जाएगा तो बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो क्या किए प्रेमचंद्र ने, क्या किए उनके नाम को मतलब कि अज्ञेय जो है अज्ञेय के नाम से उस कहानी को छपवा दिए जागरण में। तो अज्ञेय के नाम से जब छपा दिए तो असली नाम को छिपा के क्या किए, वो अज्ञेय के नाम से छपवा दिए, और तभी से इनका जो है उपनाम अज्ञेय पड़ गया। और बाद में जब ये अज्ञेय जी को पता चला था तो उस टाइम उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि मेरे असली नाम को छिपाया गया, लेकिन बाद में जो है यह नाम उनका बहुत, फिर बाद में भी उन्होंने यह नाम को स्वीकार कर लिया, और बाद में यह नाम जो है बहुत अधिक प्रचलित भी हो गया। लोग आजकल पूरा नाम उनका ना बोल के अज्ञेय ही बोलते हैं। तो अज्ञेय जो उपनाम उनका पड़ा था तो इस प्रकार से पड़ा था। और इनके पिताजी जो थे ना, एक क्या थे वो प्राचीन
लिपियों के विशेषज्ञ थे। इनके पिता के बारे में ये देखने को मिला कि इनके पिताजी जो थे वो प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ माने जाते थे। तो आज मैं ये जब पढ़ रही थी इनके बारे में तो बहुत कुछ मुझे जानने को मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिला इनके जीवन के बारे में, जो कि मुझे पहले इतना पता भी नहीं था। बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि अज्ञे जी के बारे में पढ़ के आपको कैसा लगा। प्लीज़ अपनी बातों को अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा इनके बारे में जान के। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। और कल जो है दूसरे सप्तक तक हम लोग पढ़े थे उनके कवियों के बारे में जिनकी रचनाओं को शामिल किया गया था। तो आज हम लोग जो है तीसरे सप्तक और चौथे सप्तक में जिन कवियों को शामिल किया गया, जिन कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम हैं कृति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण साई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्सेन। तो ये सब थे तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों जिनकी रचनाओं को तीसरे सप्तक में शामिल किया गया। और चौथा सप्तक जो है वह है जिसमें कि प्रमुख कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया। तो कौन कौन से कवि हुए थे? राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार, अंबुज, अवधेश कुमार। तो ये सब कवि थे और चारों के चारों सप्तक में ना बिल्कुल अलग अलग कवि हैं। कोई भी कवि जो है किसी एक सप्तक से मैच नहीं खाते हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अज्ञे जी के बारे में। तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा ये मुझे। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। तो चलिए आज का सवाल है, मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ये बिल्कुल हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा गया था जिसका जवाब आप लोगों ने बहुत सही दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया। और एक बात हाँ कि प्लीज़ ज़रूर अपनी बातों को शेयर कीजिएगा क्योंकि अज्ञे जी के बारे में जान के आपको कैसा लगा ये मुझे जानना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।